नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, चारों तरफ वर्षा ऋतु छाई हुई है, हरियाली का मौसम है, बड़ा ही सुहाना सा मौसम हो चला है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हरियाली छाई हुई है, लेकिन इस सुहाने मौसम में हमें अपने कृषि कार्यों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खरीफ की मुख्य फसल है धान, धान में अगर रोग लग जाए तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो क्यों ना आज के अंक में हम बात करें धान में रोग प्रबंधन के विषय में। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं एक विशेष अतिथि, जो कि हैं डॉक्टर के मिश्रा। ये है जोनल अधिकारी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो धान है उसमें कौन कौन से मुख्य रोग लगते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैडम ने कहा कि प्रमुख रोग धान के क्या क्या हैं, तो जो धान के रोगों की कैटेगरी है उसमें कवक जनित रोग होते हैं और बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं। इस तरह से कई 2-3-4 कैटेगरी है रोगों की। जो प्रमुख रोग हैं, जो कि ज़्यादातर मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं या जो किसान हम लोगों के पास समस्याएं लेके आ रहे हैं, उसमें से धान में लगने वाला हिंदी में जिसको झुलसा बोलते हैं, ब्लाइट, धान में लगने वाला ब्लाइट, धान में लगने वाला ब्लास्ट, और धान में सीथ ब्लाइट भी लगता है, सीथ रॉट भी लगता है, जिंक की कमी से खैरा रोग भी होता है। ये सारे जो रोग हैं इस समय प्रमुखता से फील्ड में देखे जा रहे हैं। सर, जो एक सीध ब्लाइट कहा जाता है, एक तो बीमारियां जो हैं उनके नाम बहुत ही आपस में मिले जुले हैं, तो किसान भाइयों को ये भी समझाना पड़ेगा कि जो बीमारी अलग अलग प्रकार की हैं, ऐसे एक नाम है सीध ब्लाइट, तो ये किस प्रकार की बीमारी है? देखिए, अभी हम 2 महत्वपूर्ण रोग कवर किए, अब तीसरा है कि सीथ ब्लाइट एक रोग है। सीथ का मतलब होता है तना, हिंदी में जो चूंकि जो धान का तने का निचला पोर्शन है मिट्टी से सटा हुआ, वहां से ये सीथ ब्लाइट रोग जो है, ये भी फंगस से, कवक से होने वाला रोग है। तो ये सीथ ब्लाइट रोग जो है जड़ से मतलब जो तने का भाग मिट्टी के टच में है, कॉलर रीजन जिसको बोलते हैं, वहां से ये रोग बढ़ेगा। और जो तने का निचला भाग है, जो सीथ है, पत्ती का जो डंठल जिसको बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में सीथ बोलते हैं। अच्छा। तो सीथ उसी डंठल वाले पोर्शन पे ये रोग जो है बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इस रोग का एक और संबंध है ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन छिड़काव से। इसके पहले जो हम 2 रोग बताए, उसमें भी जो बैक्टीरियल झुलसा था उसमें भी ये हम भूल गए, ऐड कर देते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट में भी संतुलित उर्वरक का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। यदि ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो वो जो पहले हम 2 रोग बताए उसमें भी और जो अभी बता रहे हैं इसमें भी, यदि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा डालेंगे, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज बोलते हैं, तो अधिक नाइट्रोजन हरा भरा करने के लिए यदि फ्रिक्वेंट वो डालते हैं तो उससे रोग की तीव्रता बढ़ती है। किसान भाइयों को थोड़ी सी सजगता रखनी पड़ेगी। जो नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसमें उन्हें संतुलित मात्रा अगर नहीं रखें तो ये रोग अपने आप ही आ जाएगा। जो भी जो पोषक तत्व डाल रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उनकी जो मात्रा है वो संतुलित मात्रा जो रिकमेंडेड है, यदि वो डालेंगे तो पत्तियों में जो रोग होते हैं, ज्यादातर अधिक नाइट्रोजन डालने की वजह से जो पत्तियों में जो सकुलेंसी है, जो मुलायमपन है, वो बढ़ जाता है और उसमें जो कवक जनित या जीवाणु जनित जो रोग हैं वो पत्तियों में ज्यादा होने लगते हैं। तो इसलिए जो है संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हुए फिर हम इस रिकमेंडेशन, इस अनुशंसा के बाद अपने विषय पे आ जाते हैं कि सीथ ब्लाइट जो रोग है उसका लक्षण या निदान ये है कि सीथ या डंठल पे शुरुआती तौर पे ये गलन रोग शुरू होता है। ये भी एक फंगस या कवक से होने वाला रोग है और वो जो कवक है वो मिट्टी जनित है, मिट्टी में रहता है। हाँ, तो मिट्टी से ही वो फिर उसके कवक तंतु निकल के और डंठल पे उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। और जहाँ से संक्रमित होता है धान का डंठल,
उसी तने का भाग वहीं से सड़ के पानी में गिर जाता है। अच्छा। तो ये जो है ये राइजेक्टोनिया एक फंगस है, उसकी वजह से होने वाला ये रोग है। तो इसका जो शुरुआती लक्षण है वो यही है कि तने का जो निचला पोर्शन है वहीं से गलन शुरू होगा और एक एक कल्ले जो हैं धान के वो गल गल के गिरना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात जी। बताई। अब आपने जो समझाया किसान भाइयों को सीथ यानी कि तना, हाँ। तो अभी हमने बात की सीथ ब्लाइट की, लेकिन एक और रोग होता है जिसका नाम होता है सीथ रोट। हाँ। अब किसान भाइयों को आप ये समझाइए कि सीथ रोट और सीथ ब्लाइट में क्या अंतर है। देखिए किसान भाई इसको स्पष्ट करते चलें। अभी हम सीथ ब्लाइट जो रोग बता रहे थे जी। इसका प्रबंधन पार्ट रह गया, हम उसको बता के फिर सीथ रॉट पे आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सीथ ब्लाइट का आपने लक्षण किसान भाइयों ने यदि कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, बिल्कुल पहचान लिया। इसके बाद आता है प्रश्न कि इसका प्रबंधन कैसे करें। तो इस रोग का भी आसानी से प्रबंधन संभव है, कहीं कोई दुविधा या दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही लगे कि पहले तो नाइट्रोजन मतलब संतुलित उर्वरक डालें। दूसरा सुझाव ये है उसमें कासुगोमाइसिन या जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं, हाँ, तो वेलिडामाइसिन ये इन सब पे जा सकते हैं। और या वेलिडामाइसिन के साथ जो फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन आते हैं, हाँ जी। तो उन पे जा सकते हैं। इन दवाओं का यदि चयन करते हैं तो जो कार्बेंडाजिम और क्या कहते हैं वेलिडामाइसिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, या कासुगोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन फंजीसाइड का आएगा। तो ये बहुत ही प्रभावकारी होंगे, लेकिन खेत में पानी की मात्रा कम करके फिर उनको छिड़काव करना पड़ेगा। यदि छिड़काव कर देंगे तो तत्काल ये 3 दिन के अंदर काफ़ी कुछ जो ये रोग की तीव्रता है वो रुक जाएगी। आगे बिल्कुल ये रोग नहीं फैलेगा, वहीं रुक जाएगा। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आपको बता रहे हैं। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा और अगर लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, जिससे कि आपकी फसल आने वाले दिनों में भरपूर प्राप्त हो। तो अभी हम बात कर रहे थे शीत ब्लाइट की, अब हम बात कर रहे हैं शीत रोट। किस प्रकार का रोग है, कैसे उसको पहचाना जाए और निवारण किस प्रकार से किया जाए? बिल्कुल, शीत ब्लाइट के बाद हम लोग आते हैं कि शीत पे ही रोग उत्पन्न होता है और ये एक दूसरा कवक है सारोक्लेडियम, ये भी कवक जनित ही रोग है। तो ये जो कवक जनित रोग है, इसमें जो रोग के लक्षण हैं वो नीचे से ऊपर तक पूरे तने के भाग में दिखते हैं और साथ ही साथ जो मुख्य लक्षण आता है वो जब बालियां उसमें निकलती हैं तो अनियमित, टेढ़ी, सूखी इस तरह से निकलती हैं। बहुत ही मतलब किसान देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इसमें जो बालियां निकली हैं इसमें तो जिसमें दाने की जगह सूखा सूखा उसमें से निकल रहा है। हाँ, तो एक तरह से ये जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये शुरुआती लक्षण तो उसके तने पे रहते हैं, लेकिन उसका लॉस या नुकसान जाके जो इसका जो बालियां निकलती हैं वो अनियमित और बिना बीज के हो जाती हैं। जी, मतलब कि किसान भाई ये पहले ही जान लेंगे, क्योंकि जहां पर फल आना है, जहां पर बीज आना है, वही आड़ा टेढ़ा होगा, उसका आकार ही नियमित नहीं होगा। तो किसान भाई ये समझ जाएंगे कि जी हाँ, ये शीत रोट के लक्षण हैं। जी, तो ये तो किसान भाई पहचान ही जाएंगे। तो अब बताएं कि इसका निवारण। अब ये भी कवक जनित रोग है और इसके प्रबंधन के लिए वो मैंकोजेब स्प्रे 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी इस अनुपात में घोल बनाएं, अच्छे से छिड़काव कर दें। साथ ही साथ पानी की मात्रा खेत में कम कर दें। अगर मान लीजिए पूरा 1 फीट पानी खेत में लगा हुआ है या 6 इंच पानी लगा हुआ है, तो ज़्यादा पानी कंटिन्यूस लगे होने से भी रोग की तीव्रता बढ़ती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हमारी तो जो समझ है वो हमें ये पता है कि धान में पानी ही चाहिए, खेत में पानी भरा होना चाहिए, लेकिन कब कितना पानी होना चाहिए इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बताएं। जी देखिए, क्या है कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो शीत ब्लाइट और शीत रॉट के लक्षण और प्रबंधन, साथ ही साथ हमने कहा कि उसमें जो ज़्यादा पानी लगे होने की दशा में उसमें जो शीत रॉट या तने जमीन से सटे हुए भाग से गलने की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि खेत में पानी बहुत ज़्यादा न लगा हुआ हो। यदि पानी 1 इंच 2 इंच होगा तो भी वो बहुत पर्याप्त है, और कभी कभी ज़मीन के लेवल पे है तो भी पर्याप्त है। यदि पानी बरसात हो रही है तो उसको किसान भाई चाहें तो कम कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कतई बहुत लगातार 1 फीट पानी लगे होने से कई रोगों को आमंत्रित करता है। अच्छा जी, ये बहुत ही अच्छा। अब निवारण किस प्रकार से किया जाए? अब जो ये खेत में पानी निकालना तो बहुत आसान प्रक्रिया है। किसान हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनको अपने खेत से कैसे पानी निकालना है, किधर ढाल है, किधर क्या है, वो अपने ढंग से उसको प्रबंधन कर लेंगे। इसके बाद आता है यदि मिट्टी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसमें एक और रोग लगता है, खैरा रोग। जैसा कि इसका नाम है खैरा, पत्तियां खैर जो कत्था होता है पान में लगता है, तो कत्थई कलर की पूरी पत्तियां हो जाती हैं। अच्छा। चाहे वो नई पत्ती हो चाहे वो पुरानी पत्ती हो, जितनी पत्तियां हैं वो कत्थई कलर की हो जाती हैं और निचली पत्तियां फिर वो सूखने भी लगती हैं। तो बहुत ही आसानी से वो देख सकते हैं कि अरे ये तो पूरे पत्ते ही कत्थे की तरह हो जा रहे हैं। कत्था में जो पान में लगाया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है खैर। खैर से खैरा रोग। बिल्कुल ठीक। तो किसान भाई इसके प्रबंधन के लिए केवल जिंक सल्फेट मिट्टी में पौध रोपाई के पहले दे दें। यदि उस समय नहीं दे पाए हैं तो ऐसे लक्षण कहीं यदि उनको दिख रहे हैं तो खड़ी फसल में भी चिलेटेड जिंक आते हैं। कई तरह के स्प्रे के फार्मूलेशंस, मतलब छिड़काव करने के फार्मूलेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं। किसान भाई उनका चयन करें और स्प्रे के, चूंकि अभी मिट्टी में डालेंगे तो फिर वो अवशोषित होके असर दिखाने में उसमें समय लगेगा। तो बेहतर होगा कि वो स्प्रे शेड्यूल पे जाएं और जो स्प्रे के फार्मूलेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं जिंक के, वो छिड़काव करें। तो ये रोग एक छिड़काव से ही पूरी तरह से प्रबंधन हो जाएगा।
डॉक्टर साहब, ये तो हमने की बहुत सारे एक जो रोग जो एक दूसरे से मिलते जुलते नामों के थे, लेकिन एक एक अलग ही नाम है जिसका नाम है ब्राउन लीफ स्पॉट रोग। ये कैसा होता है और इसका पहचान किसान भाई क्या, वो जो पत्तियां देखने का आपने बताया वैसे ही पत्तियां पहचान के कर सकते हैं? जितने भी अभी ये सीजन में पत्तियों पे लगने वाले रोग हैं, ज़्यादातर वो जो सबसे जो हानिकारक है ये बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तो है ही, और ये जैसे हमने बताया कवक जनित, ये भी एक कवक जनित या फफूंद से लगने वाला रोग है, ये भी कवक जनित रोग है। हाँ जी। फंगल डिजीज है जी। जो कि आपने लास्ट में नाम बताया कि ब्राउन लीफ स्पॉट। आप यदि इसके हम किसान भाइयों को इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताएं तो बंगाल में जो अकाल आया था 1943 में, हाँ जी, बंगाल फेमाइन उसको के नाम से जाना जाता है। जी जी। ये बंगाल फेमाइन इसी रोग की वजह से आया हुआ था। बंगाल में चावल और धान मुख्य वहाँ के लिए जो है खाने की फसल है जी। तो वहाँ के धान में इतना ज़्यादा ये ब्राउन लीफ स्पॉट आ गया कि वहाँ की पूरी फसल समाप्त हो गई और वहाँ अकाल की स्थिति हो गई, जिसको बंगाल अकाल या बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं। 1943 में बंगाल का अकाल आया था। लाखों लाख लोग वहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जाने के लिए, और तमाम लोगों के जो है उसमें मौत भी हुई थी। तो और जो चूंकि पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई थी और उसमें कृषि ही मुख्य पेशा था, तो किसान अपने घर बार छोड़ के भागने पे या विस्थापित होने पे विवश भी हुए थे। तो ये बहुत बड़ा अकाल 1943 में इसी रोग की वजह से, ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से आया था। ये भी एक कवक जनित रोग है। तो ये जो इसके अब लक्षण की बात करते हैं, यदि ये महत्वपूर्ण रोग है, किसान के खेत में आ गया धान में, तो पहचानेंगे कैसे? यहाँ भी पहचान के लक्षण बताने से पहले हम ये आवश्यक तौर पे बता देना चाहते हैं कि पत्तियों में जितने भी कवक जनित रोग आ रहे हैं, यदि उसमें अधिक नाइट्रोजन छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें। पीएम किसान सम्मान योजना की किश्त जारी। अगस्त सितंबर में ज़्यादा बारिश की उम्मीद। 131 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई। मक्का फसल का तना सड़न रोग से बचाव। फायदेमंद हल्दी की उन्नत खेती। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवी किश्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त जमा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 19,508 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित कर लाभार्थी किसानों से बातचीत की। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 महीने के सत्र में पहले 2 महीने मानसून की चाल भले ही असमान रही है, लेकिन बाकी बचे महीनों में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का यह अनुमान खरीफ की बुआई और इसकी पैदावार के लिए भी शुभ है। इस बीच मौसम विभाग ने सीजन के मध्य के अपने अनुमान में कहा कि अगस्त और सितंबर में दीर्घावधि अनुमान के 95 से 105% तक बारिश हो सकती है, जिसमें सामान्य से ऊपर बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगस्त महीने में ही पूरे देश में बारिश एलपीए का 94 से 106% रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन का जुलाई और अगस्त का महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देश की सबसे अधिक बारिश इन्हीं 2 महीने में होती है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक प्रदेश भर में 90% खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है। अभी तक 133 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें की बुआई की जा चुकी है। चालू सीजन में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई प्रस्तावित है। सबसे अधिक 52 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 58 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। इस साल 61 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोने का लक्ष्य रखा गया है।
धान की रोपाई किसानों द्वारा तेजी से की जा रही है। अभी तक 28 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई एवं रोपाई की गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 23 लाख हेक्टेयर में धान लगाया गया था। चालू सीजन में 33 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रदेश में इस साल मक्का, तुअर एवं उड़द की बुआई लक्ष्य से अधिक हुई है। मक्का 16 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। इसी तरह उड़द 14 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 15 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। गत वर्ष समान अवधि में 16 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुआई हुई थी। मूंगफली एवं तुअर की बुआई 4.4 लाख हेक्टेयर में हुई है। खरीफ की अन्य फसलों में ज्वार एवं डेढ़ बाजरा 2, रामतिल 3 एवं कपास 6 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, कपास इत्यादि बेहतर स्थिति में है। कहीं कहीं इन फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप सामने आया है, जिसका समुचित प्रबंधन किसानों द्वारा किया जा रहा है। कृषि विभाग की डायग्नोस्टिक टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को सामयिक सलाह दी जा रही है। किसान भाइयों को खेती की सतत निगरानी के लिए सलाह दी गई है। कोनोविडाई यंत्र में 2 रोटर, फ्लोट फ्रेम और हैंडल लगे होते हैं। रोटर त्रिशंकु आकार के होते हैं एवं इसकी सतह पर लंबाई में चौरस दांतेदार स्ट्रिप जुड़ी होती है। रोटर विपरीत अनुकूलनीय आगे पीछे क्रम में होते हैं। फ्लोट रोटर और हैंडल फ्रेम के साथ जुड़े होते हैं। फ्लोट कार्य की गहराई को नियंत्रित करते हैं तथा रोटर असेंबली को गीली मिट्टी में धंसने नहीं देता है। कोनोविडर का प्रयोग पंक्तियुक्त धान की फसल या गीली मिट्टी में कुशलतापूर्वक खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। यह आसानी से चलाया जा सकता है तथा पोखर मिट्टी में नहीं धंसता है। इस यंत्र की कार्य क्षमता लगभग 0.19 हेक्टेयर प्रतिदिन है। मक्का की फसल में जीवाणु जन तना सड़न रोग एवं झुलसा रोग आरंभिक अवस्था में देखा जाता है। लगातार उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता बनी रहना, साथ ही नत्रजन युक्त उर्वरक यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग इन रोगों को बढ़ाता है। तना सड़न रोग में लगभग 1 फीट की ऊंचाई से तना पिलपिला होकर सड़कर गिर जाता है एवं सड़ने के कारण बदबू फैलती है। झुलसा रोग में पर्णवृंत एवं पत्तियां अचानक सूखने लगती हैं। इसके प्रबंधन के लिए नत्रजन युक्त उर्वरक का संतुलित एवं संयमित प्रयोग करें। टॉप ड्राइसिंग के रूप में अधिकतम 75 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की अनुशंसा है। इस मात्रा को भी कम से कम 2 भागों में बांटकर देवें। रोगग्रस्त पौधों को खेत से बाहर करें। ताम्रयुक्त कवकनाशी 3.5 ग्राम एवं 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति टंकी 15 लीटर की दर से छिड़काव करें। हल्दी की खेती बुलाई दोमट या मटियार दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जाती है। जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय है तो उसमें हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती हेतु भूमि की अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से कम 1 फीट गहराई जुताई करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और इसमें पटा चलाकर जमीन को समतल कर लें एवं बड़े ढोलों को छोटा कर लेना चाहिए। हल्दी की विकसित किस्में मसाले वाली किस्म पूना, सोनिया, गौतम, रशीम, सोरोमा, रोमा, कृष्णा, गुंटूर, मेगा, हल्दी 1, सुकुर्ण, सुगंधन तथा CO1 आदि प्रमुख जातियां हैं जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं। जमीन अच्छी तरह से तैयार करने के बाद 5 से 7 मीटर लंबी तथा 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाकर 30 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौध से की दूरी रखते हुए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर गाठी कंदों को लगाना चाहिए। इस तरह से हल्दी लगाने से 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही।